कल की क्लास में कोई डाउट हो? चलो लेट्स स्टार्ट आगे। अच्छा, एक और जो कल मैंने होमवर्क दिया था PYQ से रिलेटेड, वो प्लीज स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो, मैं तो जो आपको करवाऊंगा वो तो करवाऊंगा ही, ठीक है ना। बट इसके अलावा ये आपका धर्म है। धर्म क्यों है? क्योंकि इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। जब तक हमें यही नहीं पता कि पेपर में पूछा क्या जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या अप्रोच रहती है, क्या रहता है, तो तब तक हम उस तरीके से पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज ये स्टार्ट कर लो। और दूसरी चीज ये भी मैंने आपको बताई थी कि आपका टीचर पे चेक रहेगा फिर, ठीक है, कि टीचर सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, या टीचर ने कुछ छुड़वा दिया है या नहीं छुड़वाया है, या ज्यादा करा रहे हैं, है ना। तो जो भी चीजें हैं वो सब सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, और तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट आगे। लास्ट क्लास में हमने किया था एक बार इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद हैबिटेट किया था, हैबिटेट के बाद फिर हमने किया था इकोसिस्टम। और एक बार हमने ये भी देखा था कि हैबिटेट और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है ना। तो लेट्स स्टार्ट, इकोसिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं एक बार। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये नोट्स आपको वैसे मिल जाएंगे, बट स्टिल जो भी मैं बोर्ड पे या यहाँ पे मैं जो भी करवाऊंगा या आपको कुछ लिखने के लिए बोलूंगा, तो वो शॉर्ट में आप प्लीज लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि लिखने से ज्यादा याद रहता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर मतलब कि अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के अंदर सी इकोसिस्टम वहां पे है जहां पे बायोटिक, अबायोटिक, है ना, सॉरी, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना, और अपने सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। बट उसके अंदर क्या चीज अलग रहती है? उसके अंदर ये चीज का फर्क है कि भाई यहाँ पे क्या है, स्पीशीज जो है वो बड़ी लिमिटेड होंगी। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम की मैंने एग्जांपल दी थी कल, कि वहां पे हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मछलियां मिलेंगी और सारे जानवर मिलेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस है। ये इन्वायरमेंट जो है एक बड़ा कंसेप्ट है, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर ही एक छोटा कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे हैबिटेट है। और इकोसिस्टम के अंदर क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स के थ्रू, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो या एनर्जी फ्लोज, एनर्जी फ्लो के जरिए कैसे, फॉर एग्जांपल दिस इज एनर्जी फ्लो, एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी फ्लो जो है वो इस तरीके से होता है ना। तो ये है भाई प्लांट्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, डीकम्पोजर्स, है ना। तो एनर्जी फ्लो के जरिए देखो सारी की सारी स्पीशीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना। तो यही एक एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम के अंदर हम एक और चीज लिख लेते हैं। लिखो एक लाइन, एवरीथिंग एवरी स्पीशी सॉरी एवरी स्पीशी एवरी स्पीशी in an ecosystem depends on the other species, depends on the other species and elements that are also part of that
that are also part of the ecological community. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इकोसिस्टम के अंदर ही, if one part of an ecosystem is damaged or disappears, तो वो सबको इंपैक्ट करेगा. अगर इकोसिस्टम का सी, अगर ये पार्ट फॉर एग्जांपल, जैसे यही हमने छोटी सी एग्जांपल दी कि भाई एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी फ्लो के साथ भी ये लिंक्ड है एक दूसरे के साथ. तो सी फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे डैमेज हो जाए या डिसअपियर, खत्म ही हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ेगा ना. तो यही चीज है, लिखो इफ वन पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज डैमेज्ड or disappears, it impacts everything else. It impacts everything else. ठीक है ना. अच्छा, इसके बाद एक और हेडिंग दो, एक और हेडिंग दो, इकोसिस्टम वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस इकोलॉजी. तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली. इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम क्या है भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट, है ना. तो हैबिटेट जो है वो इकोसिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट है. हैबिटेट जो है वो इसी का पार्ट है, ठीक है, इकोसिस्टम का. तो ये तो इसके अंदर ही काउंट कर लेंगे, तो हैबिटेट तो छोड़ो साइड पे. हैबिटेट जहां पे मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, रहने की जगह. उसके बाद आता है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स. एनवायरनमेंट इज अ, सी दिस इज एनवायरनमेंट और दीज आर इकोसिस्टम्स. ठीक है, दीज आर इकोसिस्टम्स. तो ये इकोसिस्टम्स का ग्रुप है, ठीक है ना. ऑल इकोसिस्टम्स आर एनवायरनमेंट बट नॉट ऑल एनवायरनमेंट्स आर इकोसिस्टम्स. ये एक लाइन भी मैंने कल लिखवाई थी आपको ऑलरेडी. तो एक लाइन और, तो यहां पे देखो ये हमें पता लग गया कि एनवायरनमेंट भाई बड़ा पार्ट है और इकोसिस्टम उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट है ये पक्का है, बट हर हर एनवायरनमेंट इकोसिस्टम नहीं हो सकता. तो थर्ड इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी है इट इज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड विद द सराउंडिंग्स इन एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आपस में या अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, organisms interact with themselves or with surroundings, this the study of this interaction is known as ecology. समझ आया नव्या, राम? It is the study of interaction within the organisms or with the surrounding in an ecosystem is called ecology. लिख लो एक लाइन. तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, तीनों लिख लेते हैं. ये समझ आ गया ना वैसे. तो इसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है, इसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम और इसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट.
अगर ये डायग्राम भी बनानी होगी, वैसे थोड़ा सा ये रफ डायग्राम है तो थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। कंसेप्ट तो बेसिकली समझ आ ही गया होगा। हाँ जी नव्या, आ गया समझ? चलो आगे चलते हैं। तो इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बीच ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। उसके बाद हम एक बार कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है क्या? तो दो कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं इकोसिस्टम के, कौन कौन से? हाँ जी बताएगा कोई? एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दो। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं बताओ जरा, दिमाग लगाओ। बायोटिक कंपोनेंट्स, चलो पहले अबायोटिक छोड़ो, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, है ना, जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं खुद, तो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के अंदर कैटेगरीज हर्बीवर, ओमनीवर, ठीक है, कार्निवर, ये भी आ सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड डीकंपोजर्स। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। और अबायोटिक क्या होंगे अब वो बताओ। हाँ जी, चलो बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक, जैसे कि अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो फिजिकल, कुछ केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी, लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी। और केमिकल मतलब बेसिकली क्लाइमेट, अगर हम यहाँ पे फिजिकल में क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी आ जाएगा, ठीक है। केमिकल की बात करें तो CO2 कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है ना, वो सारी चीजें। तो ये सब कुछ आ जाएगा। और ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। हाँ बिल्कुल, एयर, वाटर, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो एक बार हम पहले देखते हैं, ये तो हमें पता लग गया, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, अबायोटिक कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो अबायोटिक कंपोनेंट जो हैं
इसके अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया, बट देखो अब एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी इकोसिस्टम पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा, उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना के बायोटिक फैक्टर्स का पड़ेगा, है ना। तो अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, है ना, या बाकी सारी चीजें जो भी हैं, जो केमिकल्स हमने देखा, ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो उन सब चीजों का इकोसिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फैक्टर जो है, इनमें से कोई भी सिंगल फैक्टर मतलब के ऑर्गेनिज्म की लिमिट को, ऑर्गेनिज्म की रेंज को लिमिट कर सकता है, ठीक है ना। तो और अडेप्टेशंस जो हैं वो भी इन्हीं की वजह से होंगी इकोसिस्टम के अंदर। तो जानवर जो भी अडेप्ट करेंगे चीजें, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है ना, तो जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल आइस कैप्स कवर्ड रहती हैं आइस से, है ना, तो वहां पे क्या पोलर बियर्स मिलते हैं हमें। तो पोलर बियर्स ने क्या अडेप्ट कर रखा है कि यहाँ पे ठंड बहुत है, तो उनके वो मोटी चमड़ी है उनकी, है ना, तो उनकी मोटी चमड़ी की वजह से एक ऊपर उनके जो बाल हैं बहुत ज्यादा फर, है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा है ताकि उनको ठंड ना लगे। तो इसलिए उन्होंने वो चीज अडेप्ट कर रखी है विद द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये चीज है। और अगर यहां पे बात करें तो एक लाइन लिखो पहले, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर एक लाइन लिखो, लॉट ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स determine the survival of an organism। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं, वो मतलब के तय करते हैं कि ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो एक अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर क्या मिलता है हमें, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, बड़े बड़े पेड़, बहुत सारी बारिश, है ना, सारा साल बारिश रहती है, बहुत सारी धूप रहती है, बहुत सारी बारिश रहती है सारा साल। तो अगर हम वहां पे कोई बीज बोएंगे, तो वहां पे बीज बोने के बाद क्या वो बहुत क्विकली जर्मिनेट करेगा। हाँ जी, राम, नव्या, बताओ बेटा। क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई काफी सारी चीजें मैटर करती हैं, अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, देखो अब टेम्परेचर है वहां पे, ठीक है ना, टेम्परेचर है तो इसका मतलब सनलाइट भी है, तो सनलाइट भी है, वाटर भी है, बहुत ज्यादा है, रेनफॉल, है ना। तो सिर्फ इन चीजों की वजह से थोड़ी होगा, इसके अलावा सीड जर्मिनेट करने के लिए हमें सॉइल भी चाहिए। बट सॉइल क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर लीज डाउन, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई और बारिश सारा साल हो रही है, तो बारिश सारा साल होने की वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो गए, लीच डाउन हो गए, नीचे चले गए, तो उसमें जान नहीं रही, ठीक है ना। तो इसलिए ये सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस जो एक सिंगल फैक्टर मैंने बताया कि देखो, लॉट ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स कैन डिटरमिन द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट one single factor can limit the range of an organism. This one factor is called limiting factor। तो ये याद रखना,
ठीक है। तो वो जो सिंगल फैक्टर होगा जो डिटर्मिन नहीं कर पा रहा, मतलब कि जिसकी वजह से एक लिमिटेशन लग गई है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के ऊपर, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फैक्टर। समझ आ रहा है? तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स की, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे लाइट बताया कि जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ हैं और उनकी डेंस कैनोपी है, तो डेंस कैनोपी की वजह से वैसे बारिश हो रही है, सनलाइट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट नीचे धरती पे, यहां पे दिस इज लैंड और दिस इज ट्रीज और डेंस कैनोपी है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे जो है लाइट नहीं पहुंच पा रही, वाटर है, रेनफॉल है, और रेनफॉल की वजह से क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन हो गए, नीचे चले गए। तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो गई और सनलाइट जो है वो नीचे धरती तक नहीं पहुंच पा रही। दैट्स वाई लाइट ने इस चीज को और रेनफॉल ने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, जो तभी क्या हो पा रहा है, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक लिख लेंगे लाइट, लाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा रेनफॉल, तो रेनफॉल एक्सेस में है यहां पे, ठीक है ना, तो एक्सेस में रेनफॉल है, उसने भी लिमिटेशन लगा दी। तो एक लाइन लिखो, लाइट में लिखो पहले एक लाइन, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ solar radiation is essential for life. The spectral quality of solar radiation is essential for life. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms. The UV component of spectrum इज हार्मफुल फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो लाइट क्या करती है, लाइट हर की, मतलब लाइट स्पेक्ट्रम जो आपने देखा होगा, तो उस स्पेक्ट्रम की जो यूवी रेज हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज हम बोलते हैं ना कि हार्मफुल है हमारे लिए, है ना, तो वो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो इसलिए लाइट कैन बी अबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा रेनफॉल, तो रेनफॉल देखो, थर्ड क्या है, थर्ड टेम्परेचर। तो देखो जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो अपने आप में लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं, ठीक है ना। अगर वो कम हो तो भी लिमिटेशन लग गई, अगर वो ज्यादा हो तब भी लिमिटेशन लग गई। तो टेम्परेचर, उसके बाद लिखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं वो भी क्या करती हैं, सर्वाइवल के लिए हेल्प करती हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ठीक है। बट अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, एक एक सेकंड में आग लगा करेगी, पता है ना, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, आग लगने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या हो सकता है कि आग बहुत स्पॉन्टेनियसली लग सकती है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है उसकी क्या बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है इस स्पॉन्टेनियस कंबशन को। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हाँ जी,
फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करती है कुछ, पढ़ा होगा कभी आपने। चलो बढ़िया है। गौरी शंकर, समझ आ रहा है बेटा? राम रॉय, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये साथ साथ लिखते रहे ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी दे आर द मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के बाद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या, हाइट, ठीक है ना। तो बेसिकली हाइट की अगर बात करें तो हाइट कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर। कैसे? क्योंकि विद हाइट क्या है, विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हम पढ़ते हैं ना, सी ज्योग्राफी के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो ये है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर विद हाइट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, ये याद रखना। उसके बाद सैलिनिटी, सैलिनिटी कैन ऑल्सो बी द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि अगर समंदर में बहुत ज्यादा सैलिनिटी होगी या किसी लेक में सैलिनिटी होगी बहुत ज्यादा, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज है। क्लियर है भाई यहां तक? चलो उसके बाद लिखो बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। ये आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा है, तो बस बेसिक सा है। तो एक लाइन फिर भी लिख लो इसके अंदर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, comma certain bacteria and cyanobacteria और blue green algae, cyanobacteria और blue green algae that carry out photosynthesis, that carry out photosynthesis, that carry out photosynthesis। और दूसरा पॉइंट लिखो इसी के अंदर, ऑटोट्रॉप के अंदर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, in an ecosystem, in an aquatic ecosystem, in an aquatic ecosystem
माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जिसको हम प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, प्लैंक्टन्स, है ना। Planktons are the primary producers, are the primary producers. Are the primary producers. ठीक है। उसके बाद लिखो दूसरा, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हम सबको पता है कि भाई कौन होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉप्स लाइक अस, है ना। तो हम क्या है, ओमनिवर, मतलब नॉन वेज भी खा लेते हैं, वेज भी खा लेते हैं, है ना। तो इंसान तो ओमनिवर है। तो इसके अंदर सारे ही आ जाएंगे हर्बीवर, ठीक है ना। उसके बाद कंज्यूमर्स के अंदर लिखो, कंज्यूमर्स आर कैपेबल ऑफ, आर इनकैपेबल, सॉरी, आर इनकैपेबल of producing their own food, incapable of producing their own food. They depend on, they depend upon organic food, organic food derived, organic food, organic food derived from producers. तो प्रोड्यूसर्स से, प्रोड्यूसर्स या एनिमल से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के अंदर तो सारे ही आ गए ना, ठीक है। तो एनिमल से भी फूड ले सकते हैं और प्रोड्यूसर से तो ले ही सकते हैं, प्लांट से, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स दोनों से फूड ले सकते हैं। तो इसके बाद यहां पे लिखो, कंज्यूमर्स जो हैं वो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो सकते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। एक हो सकते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। तो मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हर्बीवर्स जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओमनिवर्स जो प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट है। और कार्निवर्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर ये तो आपको लोगों को ऑलरेडी पता है, तो इसके बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बट जो ये माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, इनके अंदर जो हमने ऑलरेडी किया है डीकम्पोजर्स, तो वो इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे कि लिखो एक लाइन,
फैगोट्रॉप्स, तो यहां पे बेसिकली लिख लेते हैं डीकंपोजर्स लिख लो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां पे लिखो माइक्रो कंज्यूमर्स। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाने हैं जो ऑलरेडी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर्स, फैगोट्रॉप्स, kind of micro consumer, are tiny organisms. Phagotrops are tiny organisms that feed by ingesting organic matter or organisms. By ingesting organic matter or organisms. ठीक है, दूसरे लिखो ऑस्मोट्रॉप्स। ऑस्मोट्रॉप्स, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, ये है मुश्किल, बट कई बार एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है पेपर में। ऑस्मोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स लिखो, और ऑस्मोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स that obtain their nutrients by their nutrients obtain their nutrients by the uptake of dissolved organic matter organic matter from the ambient medium, from the ambient through osmosis, through osmosis, osmosis। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, ऑस्मोसिस कभी अगर आपने सुना हो तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, एक ऑस्मोसिस होता है। तो आरओ जो हमारे घरों में लग रखे हैं उसमें भी ये काम करता है क्या, ऑस्मोसिस सिस्टम? हाँ जी, नव्या जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। वाटर पासिस थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन्स, लो कंसंट्रेशन टू हाई जनरली, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, तो जो वाटर या कुछ भी मतलब के, तो यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास करता है और ये वहां से अपना अपटेक लेता है, ठीक है ना, ऑस्मोसिस। उसके बाद आते हैं हमारे सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स
जो कि जिनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, डीकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉप्स, डीकम्पोजर्स। लिखो, सेप्रोट्रॉप्स और डीकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड फंजाई, फंगी, फंजाई या फंगी, कुछ भी जो भी आप बोलते हो, फंगई, which obtain energy and nutrition and nutrients, which obtain energy and nutrients from dead organic matter। ये तो सबको, dead organic matter, ठीक है। तो एक और लाइन यहाँ पे लास्ट लाइन लिख लो, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो देखो, डीकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स हमने देख लिया कि भाई ये बैक्टीरिया और फंजाई है जो कि अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि डेट्रिटस, ठीक है। तो अर्थवॉर्म और कुछ और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेल्प करते हैं, earthworms and certain soil organisms are detritus feeders। तो ये भी कुछ फीडर्स हैं और डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, उस मैटर को डिकम्पोज होने में हेल्प करेंगे ये। तो लिखो एक लाइन, earthworms and certain soil organisms like nematodes and arthropods are detritus and help decompose organic matter and are called detrivores and are called detrivores। दिख रहा है या ऊपर लिखूं थोड़ा? हाँ जी, यहां तक क्लियर है फिर? हाँ जी, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इसके साथ हमने जो बेसिक्स थे, है ना, जो मैंने बताया था कि पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, इकोसिस्टम, समझ आ गया? हैबिटेट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। तो ये बेसिक्स थे बड़े,
और इसके बाद अभी भी वैसे बेसिक्स ही करेंगे, तो हेडिंग दो इकोलॉजी। तो नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग दो इकोलॉजी। तो यहाँ पे ना इसके नीचे थोड़ी स्पेस छोड़ देना, जैसे मैंने कल बताया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग दो इकोलॉजी। ठीक है भाई। तो इकोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इकोलॉजी होती क्या है। इंटरेक्शन बिटवीन सॉरी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। स्टडी ऑफ और बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर क्या है, हम रिलेशन पता करते हैं कि भाई दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का या बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ क्या लिंकेज है, क्या रिलेशन है इन दोनों का आपस में या इन सब का, ठीक है ना। और उनका बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है। तो इकोलॉजी इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो ये चीज है, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, अगर लिखनी है तो लिख लो। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with the relations of organisms to one another and their physical environment, surrounding, and their physical surrounding. तो बेसिकली अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ इकोलॉजी की, तो अब बिल्कुल छोटे से ही पॉइंट से स्टार्ट करें तो छोटा पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट क्या है? एटम। एटम है। एटम के बड़ा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से बड़ा प्रोटोप्लाज्म। फिर सेल बन जाता है। फिर सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बनता है टिश्यू से, है ना। और फिर उसके बाद पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म की ही पॉपुलेशन सेम, मतलब सेम स्पीशी। अगर कुत्ता है तो यहाँ पे कुत्तों की पॉपुलेशन, यहाँ पे एक कुत्ते की बात हो रही है, यहाँ पे कुत्तों के झुंड की बात हो रही है।
उसके बाद फिर कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से क्या बनता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से काफी सारे इकोसिस्टम बना के, काफी सारी कम्युनिटीज को मिला के, प्लांट्स की कम्युनिटीज, एनिमल्स की कम्युनिटीज, जब वो साथ रहते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो इकोसिस्टम्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोम। बायोम उससे बड़ा कंपोनेंट है। और काफी सारे बायोम्स को मिला के पूरा का पूरा, मतलब कि जैसे टेरेस्ट्रियल अलग है, एक्वेटिक अलग है, काफी सारे बायोम्स को मिला के क्या बनता है, जो हमारे रहने का स्थान बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, जहां पे रह सकते हैं, ठीक है, जहां पे लैंड, वाटर और एयर का समूह, हमने पढ़ रखा है ना कि हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है और लिथोस्फीयर भी है। तो इन तीनों के समूह को क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर, है ना। तो बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर के ऊपर क्या बनता है, अर्थ। अब तो अर्थ ही रह गई, बायोस्फीयर के ऊपर अर्थ। अर्थ, अर्थ के बाद क्या बनता है, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स। यही है। तो इकोलॉजी क्या है, अब मेरा ये बनाने का मोटिव क्या है, तो इकोलॉजी क्या है, दिस पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को, जिसके अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटीज, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इन्हीं के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इकोलॉजी। तो इसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे लेवल्स ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है। लिख लेना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया नव्या, राम। एक लाइन लिखो इसके अंदर ही, एक लाइन लिख लो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। ये बनाने के बाद एक लाइन लिख लो, इकोलॉजी एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ecology encompasses the study of individuals, comma organisms comma populations, comma communities comma ecosystems, comma biomes and biospheres, which forms the various levels of organization, which forms the various levels of ecological organization, which forms the various levels of ecological organization। चलो, चलो आगे ये कुछ टर्म्स हैं जो हम कर रहे हैं अभी।
तो सबसे पहले लिखो इंडिविजुअल या स्पीशी। इंडिविजुअल्स एंड लिख लो साथ में, इंडिविजुअल्स एंड स्पीशीज, इंडिविजुअल्स एंड स्पीशीज लिखो। एन organism is an individual living being that can act or function independently that can act or function independently। अब सी, अब जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल और स्पीशी ये दोनों साथ में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक ही चीज है बेसिकली। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉग है ना, तो डॉग छोड़ो, चलो कोई लायन लगा लेते हैं, कोई लायन है ना। तो लायन क्या है, एक इंडिविजुअल है और वो अपना काम खुद कर सकता है, किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर किसी को मारना है, खाना है किसी को, तो इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन कर सकता है। बट स्पीशी क्या है, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ दीज लिविंग बींग्स, जो कि सब वैसे अपने आप में सब इंडिपेंडेंट हैं, बट ये जुड़े कैसे हुए हैं, क्योंकि ये सेम जीन से हैं, ठीक है ना, या ये आपस में जीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो लॉयन जो है वो लॉयनेस के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड स्पीशीज। तो लिखो एक लाइन, स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स, ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स consisting of similar individuals which are capable of exchanging genes, इसके साथ ब्रैकेट में इंटरब्रीडिंग लिख लो, इंटरब्रीडिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आई एम ह्यूमन बीइंग, है ना, तो मेरी कौन सी स्पीशी है, होमोसेपियंस। तो मैं इंटरब्रीडिंग अगर किसी के साथ करूंगा, जीन्स एक्सचेंज करूंगा, तो किसी वुमेन के साथ करूंगा, एंड दैट वुमेन शुड बी टू होमोसेपियंस, है ना, ऑब्वियसली होमोसेपियन ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि हम सेम स्पीशी हैं, वो भी होमोसेपियन, मैं भी होमोसेपियन, दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीशीज जो है वो आपस में कैपेबल होती हैं इंटरब्रीडिंग करने के लिए, और सिमिलर इंडिविजुअल्स को ग्रुप को हम स्पीशी बोल देते हैं। उसके बाद आती है भाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लिखो, इट इज द कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म मतलब ब्रैकेट में लिख लेना, कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ। सेम स्पीशी, सेम स्पीशीज की बात हो रही है, सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ऑक्यूपाइंग defined area during a
स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपको बेसिकली पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन हम कैसे मापते हैं, सेंसस के जरिए, है ना। तो सेंसस क्या है, हमारी पॉपुलेशन का मापदंड, मतलब के मेजरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि भाई कितने मर गए, कितने और पैदा हो गए, वो सारी चीज हम उसके अंदर ही काउंट करते हैं, है ना। तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, अगर और ज्यादा माइग्रेशन हो जाए या और ज्यादा बर्थ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ। नेगेटिव किस चीज से हो जाएगी, अगर बहुत सारी डेथ्स हो जाएं या फिर इमिग्रेशन हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे हम अभी आपने शायद न्यूज में भी सुना होगा, या वैसे चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, या पहले एक टीवी में ऐड भी आती थी कि भाई इंडिया में सिर्फ 1400 टाइगर बचे हैं, 1400, है ना। काफी साल पहले वो एक ऐड आती थी। खैर अभी तो 3000 से ज्यादा टाइगर्स हैं इंडिया के अंदर। बट वो टाइगर्स की पॉपुलेशन मापते कैसे हैं, क्या हम टाइगर के पास जाते हैं कि भाई बताओ जरा, आधार कार्ड दिखाओ कितने मेंबर हैं फैमिली में, ऐसा तो नहीं करते। टाइगर के पास जा थोड़ी सकते हैं, है ना, या उससे थोड़ी पूछेंगे कि भाई बताओ कितने मेंबर हैं फैमिली में, या कितने और नए बंदे आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली टाइगर्स जो है उनका सेक्स जो है, मतलब जेंडर, वो हम डिटरमिन करते हैं पग मार्क से, पग मार्क्स मतलब उनके पंजे से, ठीक है, पंजे से डिटरमिन करते हैं। ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन भी हम पगमार्क से ही डिटरमिन कर सकते हैं। तो एक लाइन लिख लो, वैसे ही नीचे नोट करके लिख लो, अगर कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाए कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन कैसे देख सकते हैं हम, या सेक्स कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। लिखो, एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड्स, लॉयन, डियर एटसेट्रा। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, leopards, lions, deers, etc. Comma, the population density may be determined by, the population density may be determined by, counting the pug marks, left by the animals in a defined area, एक एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक डिफाइंड एरिया के अंदर हम देखते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी कुछ एरियाज हैं जहां पे मिलते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन हमें पता लग जाती है, और एज अ होल इंडिया की तो चलो लगी जानी है, ठीक है ना। उसके बाद लिखो कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी क्या है बताया था मैंने। कम्युनिटी जहां पे काफी सारी स्पीशीज और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल हो गया, काफी सारे ऑर्गेनिज्म स्पीशीज हो गई, और उन स्पीशीज की काफी सारी पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, मतलब स्पीशी क्या है कि जो एक तरह के इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल है, और पॉपुलेशन उस स्पीशी के नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रह रहे हैं, वो पॉपुलेशन हो गई। और काफी सारी स्पीशीज जब आपस में रहती हैं साथ में कुछ एक डिफाइंड एरिया में, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी, ठीक है। और कम्युनिटीज का नाम जो है वो एक मतलब अगर हम देखें तो एक डोमिनेंट डोमिनेंट स्पीशी के नाम के ऊपर रखा जाता है। तो बेसिकली वो डोमिनेंट स्पीशी बेसिकली प्लांट ही होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही हर जगह होंगे,
ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं ज्यादातर वहां पे, तो उनके नाम पे ही, जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है, तो ये चीज, तो लिखो एक लाइन, कम्युनिटीज आर कम्युनिटीज आर नेम्ड, मतलब कि कम्युनिटी के अंदर क्या है, सब स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, तो और साथ में भी रह रही हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, तो वहां पे कम्युनिटीज के अंदर काफी सारी स्पीशीज आपको मिल जाएंगी। दो तरह की होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो कम्युनिटीज, वो भी आगे करते हैं, पहले एक लाइन लिखो, कम्युनिटीज आर नेम्ड आफ्टर, कम्युनिटीज आर नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट प्लांट स्पीशी, या डोमिनेंट प्लांट फॉर्म लिखा, स्पीशी रहने दो, फॉर्म लिख लो, डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड कम्युनिटी, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी क्या है कि जहां पे हम बोलते हैं ना कि भाई ये ग्रासलैंड्स हैं, है ना, जैसे वेल्ड्स, तो ग्रासलैंड जो हैं वहां पे हमें बेसिकली ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ग्रास, हर्ब्स, ठीक है ना, तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी, ग्रासेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रीज बहुत कम देखने को मिलेंगे, या बहुत ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड होंगे वो, बट ग्रास हमें हर जगह मिलेगा, इसलिए उस कम्युनिटी का नाम ही क्या रखा है, ग्रासलैंड कम्युनिटी। उसके बाद मेजर कम्युनिटीज, तो पहला है मेजर कम्युनिटीज, अब जैसे एवरग्रीन की अगर बात करें, तो मेजर कम्युनिटीज एवरग्रीन या ग्रासलैंड्स, ये सब क्या आ जाते हैं, मतलब कि दे आर लार्ज साइज्ड, मैक्रो कम्युनिटीज के अंदर लिखो दे आर लार्ज साइज्ड एंड relatively independent, and relatively independent, they are large sized and relatively independent. Full stop. They depend only on the sun's energy, they depend only on the sun's energy, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लिख लो, यहां पे एक एग्जाम्पल लिख लो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। आगे लिखो माइनर कम्युनिटीज, तो आप माइनर कम्युनिटीज लिखो, दे डिपेंड, या these depend on neighboring communities, these depend on neighboring communities, and are often called and are often called and are often called societies, and are often called societies। फुल स्टॉप, दे आर इसी के साथ लिखना है, दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस, दे आर सेकेंडरी aggregations, they are secondary aggregations within a major community, within a major community, ठीक है, तो ये मेजर कम्युनिटी के अंदर ही एक सेकेंडरी एग्रीगेशन होते हैं। उसके बाद एक और थर्ड पॉइंट लिख लो, वैसे वो इसके साथ नहीं है, वो अलग ही है, बट लिखना कम्युनिटी में ही है, स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी कौन सी हो सकती है,
तो स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना देखने को मिले। ये ना हो कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही हो गई या एकदम से बहुत कमी हो गई और उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई ज्यादा वेरिएशंस मतलब के ना आए, ठीक है ना। तो वो होती है एक स्टेबल कम्युनिटी। मतलब ये ना हो कि एक साल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और एक साल पॉपुलेशन कम हो गई, अगले साल फिर से बढ़ गई, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगले साल बिल्कुल कम हो गई। तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, है ना, इरेगुलर वेरिएशंस, वो नहीं होनी चाहिए और बहुत कम वेरिएशंस होनी चाहिए उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, लिखो, अ स्टेबल कम्युनिटी मींस, अ स्टेबल कम्युनिटी मींस, a stable community means that there is not much there is not much variation in productivity, productivity from year to year, from year to year. It is either resilient or resistant, either resilient or resistant to occasional disturbances, occasional disturbances, occasional disturbances। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी डिस्टर्बेंसेस वगैरह, चाहे ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हों चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर्स हों, तो उनके लिए ये रेजिस्टेंट रहते हैं। मतलब कि उन चीजों का ज्यादातर इन कम्युनिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ये स्टेबल रहती हैं अपने आप में। ठीक है ना, तो दीज आर कॉल्ड स्टेबल कम्युनिटीज। समझ आया। उसके बाद भाई इकोलॉजिकल, सॉरी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम भी हमने पढ़ा है कि भाई इकोसिस्टम किससे बनता है, कम्युनिटी के बाद बनता है इकोसिस्टम, है ना। लिखो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है बट स्टिल पढ़ लो। लिखो एक बार, एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स, एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स हैबिटेट्स, हैबिटेट्स, हैबिटेट्स of various habitats of various species various species usually overlapping with each other, usually overlapping with each other। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट भी लिखो इकोसिस्टम के अंदर, इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, in an ecosystem the organisms interact with each other, the organisms interact with each other, interact with each other and their environment, and their with each other and their environment, such that energy is exchanged, such that energy is exchanged and system level processes, and system level processes, and system level processes such as the cycling of elements, such as the cycling of elements,
such as the cycling of elements emerge, full stop. ठीक है, समझ आया नव्या? इकोलॉजिकल निशे, निश या निश बोल देते हैं या निशे बोल देते हैं या कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट स्पेलिंग ये है NICHE, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, इकोलॉजिकल निशे क्या होता है? इकोलॉजिकल निशे एक मतलब वो चीज है कि एक यूनिक फंक्शनल रोल है किसी बंदे का, ठीक है ना, इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर हर बंदे का एक यूनिक फंक्शनल रोल है ना? मतलब प्लांट्स अपना काम कर रहे हैं, स्पीशीज अपना काम कर रही हैं, बर्ड्स अपना काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स अपना काम कर रहे हैं, है ना? तो हैबिटेट जो है वो भी अलग हो सकता है किसी का, वो भी इकोलॉजिकल निशे के अंदर ही आ सकता है कि भाई मेरा रहने का मतलब कि प्लेस जो है वो अलग है और सांप के रहने का अलग है ना, और शेर के रहने का अलग है। बट तो ये हो गया हमारा हैबिटेट निशे। फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन और है, मेरा फंक्शन और है, वो भी हमारा निशे, फंक्शनल निशे। फूड, उसका फूड और है, मेरा फूड और है, फूड निशे हो गया। तो इकोलॉजिकल निशे बेसिकली क्या है? इट इज द यूनिक फंक्शनल रोल, ठीक है ना, और पोजीशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीशी की यूनिक फंक्शनल रोल और एक पर्टिकुलर पोजीशन इन एन हैबिटेट और इन एन इकोसिस्टम, ठीक है ना, इन अ हैबिटेट और एन इकोसिस्टम। समझ आया क्या है? देखो दोबारा सुनो, निशे का मतलब क्या है? कई बार हम बोलते हैं कि दिस इज नॉट माई निशे या दिस इज नॉट माई निश, है ना? तो उसका मतलब क्या है कि ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है या मैं यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है ना? अगर कोई मुझे बोले कि भाई ऐसे कर यार, मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, तू जरा सही कर दे, है ना, तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट माई निश, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, पढ़ाने को बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, कोई यूपीएससी के बारे में पूछना होगा तो मैं बता दूंगा, है ना? तो वो चीज है, दिस इज माई निश। तो इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट और इन एन इकोसिस्टम। क्लियर है? लिखो एक लाइन। इकोसिस्टम। तो बेसिकली सी, अब हैबिटेट के अंदर अलग हो सकता है बट देयर हैबिटेट कैन बी सेम आल्सो इन नेचर ऑर्गेनिजम्स स्नेल्स में उसको बोलता है सेम हैबिटेट बट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। समझ आया? जैसे कि अब मैं और मेरा जो पेट है कुत्ता, हम दोनों साथ में रहते हैं, हैबिटेट एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, बट उसका फूड नीचे अलग है, उसके फंक्शंस अलग हैं, है ना, उसका रहने का तरीका अलग है, उसके फंक्शंस भी अलग है, और मेरा फूड नीचे अलग है। चाहे हम सेम हैबिटेट में रह रहे हैं बट वी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और रिप्रोडक्टिव निशे उसका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं भाई। एक और लाइन लिख लो, निश प्लेज
फिर आज का सेशन एंड करें। निश प्लेज, जल्दी जल्दी लिख लो जरा। प्लेज एन एसेंशियल रोल, एन एसेंशियल रोल in the conservation of organisms, in the conservation of organisms. Full stop. If we must conserve species in their native habitat, if we must conserve species in their नेटिव हैबिटेट, नेटिव हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट एक ही बात है, मतलब जहां पे वो बेसिकली रहते हैं, ठीक है। नेटिव हैबिटेट कॉमा, वी शुड नो द निशे, वी शुड नो द निशे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पीशीज, वी शुड नो द निशे रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। ठीक है भाई, तो एक एग्जांपल भी दे देता हूं अभी यहां तक। ये फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्री, अब ट्री जो है वो काफी बड़ा होता है, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं इस एरिया में, है ना। कुछ बर्ड्स जो हैं वो इस एरिया में रहना पसंद करते हैं, कुछ जो हैं वो इस एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो ये हैबिटेट बर्ड्स की सेम है, बट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड दे हैव डिफरेंट इकोलॉजिकल निशे, ठीक है। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी नव्या, ऑल क्लियर। राम रॉय गौरी शंकर झा, हाँ जी पूछो बेटा, कोई डाउट है तो। ठीक है जी, चलो चलो फिर आज के लिए इतना ही। कोई डाउट वगैरह हो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की कोशिश करना अगर आपको मिले तो वो देखोगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि देखो सिलेबस तो हम कर ही रहे हैं, बट हम सिलेबस को अगर थोड़ा सिस्टमैटिक वे के साथ, उसी को हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, जब हम सिस्टमैटिक वे से पढ़ें तो प्रीवियस ईयर देखना और देखना कि इसमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोलॉजिकल निशे में से कैसा बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, चलो बाकी कोई भी डाउट होंगे तो कल क्लास में ले लेना। थैंक यू सो मच। बाकी कल मैंने अपना टेलीग्राम का कांटेक्ट बताया था, अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। वो आपको मैंने बताया ही था। चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
है।